हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च में ड्यूलिटी में उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ड्यूलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो चीजें पढ़ी थी कि कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम हमें गिवन है और उसका हम ड्यूलिटी निकालना चाहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलता है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसका ड्यूल निकाल लो। वो चीजें हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम ड्यूलिटी पे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कोई भी ड्यूल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस टाइप से बिहेव करता है, और यह हमारी जो मेन एलपीपी है यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम के साथ किस प्रकार से जुड़ा होता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उसको पढ़ने से पहले कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट है, वो आप एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द ड्यूल प्रॉब्लम of the dual problem is a primal problem। क्या बोल रहा है? कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है, कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है, इसकी एक ड्यूल प्रॉब्लम गिवन होगी। अब ये भी क्या होती है? एक एलपीपी होती है। अगर इसकी हम ड्यूल निकालना चाहें, इसकी भी ड्यूल निकालना चाहें तो वो क्या होगी? हमारी जो मेन प्राइमल प्रॉब्लम है ना, उसके इक्वल होगी। ओके, तो कहने का मतलब ड्यूल प्रॉब्लम का जो ड्यूल है वो क्या होगा? प्राइमल प्रॉब्लम होगा। तो जस्ट ये आप करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, द ड्यूल ऑफ ए प्राइमल इज primal problem। The dual problem of a primal problem is the primal problem। स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा? देखो ये क्या बोल रहा है, ये प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल है, ठीक है। ये जो ड्यूल प्रॉब्लम है ये इस प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम है। इसका अगर हम ड्यूल लेना चाहें तो वो क्या आएगा? जो मेन प्राइमल प्रॉब्लम थी वही आएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम 2 क्या बोल रहा है? इफ x इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम ZP CX सच दैट AX इज देन W इज ए फिजिबल सॉल्यूशन। देखो मैं इसको समझाता हूं कि कोई भी हमें प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है, वो क्या है? ZP इज इक्वल टू CX, और जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारे? AX इज ग्रेटर देन इक्वल टू B फॉर ऑल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं इफ X इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ PP। तो ये जो हमारी PP गिवन है मिनिमाइजेशन की, इस मिनिमाइजेशन का एक फिजिबल सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब इसके कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे और नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोल देंगे? फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। बेसिक नहीं बोला, ओनली फिजिबल सॉल्यूशन मतलब इसको और इसको सेटिस्फाई करता है, ऐसा सॉल्यूशन है। देन एंड W is a feasible solution of its dual problem। हम मान लिया कि W जो है वो इसकी जो ड्यूल बनेगी उसका एक फिजिबल सॉल्यूशन है। देन इनके अंदर एक कंडीशन होती है, वो क्या होगी कि CX is always greater than equal to, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CX इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू B ट्रांसपोज W। इट इंप्लाइज ZP इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ZD, ठीक है। ये किसका है? CX, और ये B ट्रांसपोज W किसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है? ड्यूल प्रॉब्लम का आएगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि जो ZP है वो हमेशा ZD से ग्रेटर देन होगा।
यानी कि जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की होनी चाहिए, ध्यान रखना मिनिमाइजेशन की हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है। तो और x उसका फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इसकी जो ड्यूल होगी उस ड्यूल प्रॉब्लम का जो w फिजिबल सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई जरूर करेगा। या इन अदर वर्ड हम क्या बोल देंगे कि कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम है उसका जो ZP है वो उसके ZD से ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल होता है। अब बात आती है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, ये मैं अलग से लिखवा रहा हूं। इफ x इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम एंड w इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम, then ZP इज इक्वल टू ZD। ठीक है, उस केस में हमारा क्या होगा, CX जो है वो इक्वल होगा किसके, B ट्रांसपोज W के। जो है ना ग्रेटर देन वाली हटके ओनली इक्वल वाली कंडीशन लग जाएगी। यानी कि हमारी जो ड्यूल प्रॉब्लम है और जो हमारी उनका जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू है यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू, इसको ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं ना ZP को, और ZD को भी ऑप्टिमल वैल्यू हमेशा सेम होगी। ये बात यहां से प्रूव होती है। नेक्स्ट थ्योरम, हाँ नेक्स्ट यही है, सॉरी यही वाली है नेक्स्ट। यदि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और W इसका ड्यूल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, देन उनकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो इक्वल होगी। यानी कि ड्यूल प्रॉब्लम और जो प्राइमल प्रॉब्लम है उनकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी। ओके, स्टेटमेंट नेक्स्ट देखो 4। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन then its dual has also finite optimal solution, and conversely if primal problem has a finite optimal solution, यानी कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है अगर प्राइमल प्रॉब्लम के लिए फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है, एक तो इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है या फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, तो इसकी जो ड्यूल है उसका भी फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, देन इट्स ड्यूल आल्सो एज ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड कन्वर्सली विलोम भी ट्रू होगा। यानी कि अगर ड्यूल क्या फाइनाइट है तो प्राइमल का भी फाइनाइट होगा। नेक्स्ट 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द ड्यूल हैज आइदर नो सॉल्यूशन और एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इफ प्राइमल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड optimal solution then its dual has either no solution or an unbounded solution। यानी कि अगर हमारे पास जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसका अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है तो इसकी जो ड्यूल होगी उसका या तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वो अनबाउंडेड मिलेगा। अब आप मुझे लग रहा है ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है और इस अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या है और इसे नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है वह सॉल्यूशन, वह फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू यानी कि ZP को फाइनाइट वैल्यू निकाले। फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है जो ऑप्टिमल वैल्यू है, ऑप्टिमल वैल्यू इज फाइनाइट, यानी कि जो
ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है, अगर वो फाइनाइट है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। और अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब बोलते हैं, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग हमारी जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाए। इफ ऑप्टिमल वैल्यू इज इनफाइनाइट corresponding optimal solution, then optimal solution is called unbounded optimal solution. Then optimal solution is called unbounded optimal solution। आई ना बात समझे, तो उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम अनबाउंडेड बोलते हैं। इसी प्रकार हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी एक ऐसा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे, उस केस में हम क्या बोलते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं, या मतलब एक तो मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में या तो वो फाइनाइट वैल्यू देगा ऑप्टिमल वैल्यू, और या फिर वो अनबाउंडेड करता है यानी इनफाइनाइट देगा तो वो अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर नो सॉल्यूशन हो गया। तो ये केस होते हैं, तीन केस है। अगर प्राइमल प्रॉब्लम का फाइनाइट सॉल्यूशन है तो ड्यूल का भी फाइनाइट होगा, श्योर है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी फाइनाइट ये देखो सेम आ रही है ना, तो इसलिए उसकी ड्यूल भी क्या होगी, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगी। अब बात आती है कि अगर हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो अनबाउंडेड है, प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड है, देन इसकी जो ड्यूल है उसका या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो वो भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। अभी इसी के बेस हम एक एग्जांपल करेंगे, यानी कि हम इसकी ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे, या फिर एक ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, एक इनमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि अगर इसकी प्राइमल प्रॉब्लम को हमने सोल्व कर लिया तो इसकी ड्यूल का हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन डायरेक्टली बता सकते हैं, या फिर हमने इसकी ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व किया तो हम वहां से इसकी प्राइमल प्रॉब्लम का डायरेक्टली सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखिए। तो मैं एक बार इसको जनरली बता देता हूं कि जो प्राइमल प्रॉब्लम है, प्राइमल प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे तो उसके अंदर जो स्लैक वेरिएबल और जो सरप्लस वेरिएबल होते हैं, स्लैक और सरप्लस, उन जो फाइनल टेबल बनेगी, फाइनल टेबल बनेगी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी हमारी प्राइमल प्रॉब्लम का, उस फाइनल टेबल के अंदर जो ZJ माइनस CJ की वैल्यू है करस्पॉन्डिंग स्लैक एंड सरप्लस, ये ध्यान रखना, स्लैक और सरप्लस के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो हमारी ड्यूल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अभी देखिए इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, मिनिमाइजेशन प्राइमल प्रॉब्लम, minimize ZP is equal to 6x1 plus 12x2, 6x1 plus 12x2, और जो हमारे सब्जेक्ट है वो क्या गिवन है, पहली इक्वेशन दे रखी है x1 plus 4x2 is greater than equal to 7, x1 plus 4x2 is greater than equal to 7, और दूसरी गिवन क्या है 2x1 plus 3x2, 2x1 plus 3x2 is greater than equal to 5, is greater than equal to 5, और x1 x2 is
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमें प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है। अब हम इसको सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे। पहले प्राइमल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और फिर इसकी ड्यूल प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे, और दोनों का जो सॉल्यूशन है उनको हम कंपेयर करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो वहां से आपके पास एक ट्रिक मिल जाएगी, और आपके पास आपको जब भी ड्यूलिटी से सोल्व करना होगा तो उसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखना एक बार, पहले इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना चाहते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या बोलता है, मैं उसी को सोल्व करूंगा जो मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम होगी, और इन इक्वालिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहली क्या होगी, मैक्स ZP क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6x1 माइनस 12x2। कोई दिक्कत? ओके, फिर देखो इसके जो कंस्टेंट है, पहली इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 4x2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमें इसको इक्वल बनाने के लिए इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस x3 इज इक्वल टू 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम पहली टेबल बनाते हैं उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, उसके लिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नहीं चाहिए हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। तो इसमें x5 मैंने ऐड कर दिया। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस 3x2। अब ये भी ग्रेटर देन है, इसको भी इक्वल करने के लिए मैं इसमें से x4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इक्वल टू 5। अब यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ से भी हमें एक वेक्टर चाहिए 1 वाला, 0 0 1 वाला। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे, कौन सा, x6। तो इनके करस्पॉन्डिंग है तो सरप्लस वेरिएबल है, इनको हम क्या बोलते हैं, जिनको घटाते हैं वो क्या होते हैं, सरप्लस। और जो आइडेंटिटी के लिए यूज करते हैं, सरप्लस के साथ एक आइडेंटिटी के लिए एक वेरिएबल और यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो इसके लिए तो हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और सरप्लस के लिए, सॉरी आर्टिफिशियल के लिए m से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस m x5 माइनस m x6। ठीक है, और जहां पे x1 x2 x3 x4 x5 x6 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेरिएबल है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन के तैयार होगी। अब हम इसको टेबल के थ्रू सोल्व करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल से। तो देखो यहाँ पे आता है, मान लो C आता है, फिर इसके नीचे आता है B, तो इसमें क्या आ रहा है, -6, फिर आ रहा है -12, फिर आ रहा है 0, फिर 0, फिर -m, फिर -m। ये y1 y2 y3 y4 y5 y6। यहाँ पे आएगा आपका B, फिर आएगा XB, फिर आएगा CB। ओके, अभी मैं इस टेबल को इसमें फिट कर देता हूं। तो हमारी टेबल के अंदर क्या आएगा, पहले इक्वेशन क्या है, 1 4 -1 1 4 -1 0 1 0। दूसरी 2 3 0 -1 0 1। ठीक है, और B की वैल्यू क्या है, 7 और 5।
बी के अंदर पहले हमने क्या लिया, अल्फा 5, फिर हमने लिया अल्फा 6, यानी कि x5 और x6, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो c की वैल्यू वो क्या है -m, और ये भी -m। तो अब हम फाइंड करेंगे zj माइनस cj। तो इसके लिए क्या आएगा, -2m माइनस m, यानी कि -3m, और ये 6 घट जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3m आ गया। यहाँ से -3m, ये -4m, यानी कि -7m, और ये 12 घटेगा तो 12 माइनस 7m, और ये आएगा माइनस और माइनस प्लस m, ये भी प्लस m, और ये -m कैंसिल आउट, 0 0। तो इनमें से देखना है मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, 6 माइनस 3m है या फिर -7 12 है। तो ये वाला क्या है, मोस्ट नेगेटिव है, ज्यादा ये वाला है, ठीक है। यानी कि ये तो है 2 माइनस m, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस m से ज्यादा है 1m, ठीक है। तो ये वाला क्या है, मोस्ट नेगेटिव है। तो इंट्रिंग वेक्टर क्या हो गया हमारा, अल्फा 2, या फिर वेरिएबल क्या है x2। अब क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशियो निकालते हैं, मिनिमम रेशियो। तो देखो इसके लिए क्या आएगा, 7/4, और दूसरा क्या है 5/3 है, ये 5/3। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इनमें से आप कम देख लो, 7/4 और 5/3। तो ये 7 या 21, और ये 4 5 20, यानी कि 7/4 बड़ा है, तो ये छोटा है। तो की एलिमेंट क्या आ गया, 3 हमारा की एलिमेंट आ गया। तो इसको बनाना है हमें आइडेंटिटी, यानी कि इसको 0 इसको 1 बनाना है। तो आप बनाओ इसको। तो मैं एक इसकी दूसरी टेबल बना लेता हूं। तो ये -6 -12 0 0 -m -m। अभी एक नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे वो नहीं, यानी कि ये आउटगोइंग वेक्टर है, ठीक है। क्या है, y6 या फिर अल्फा 6 क्या है, आउटगोइंग वेक्टर है। तो इसको आप लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अगर वो आइडेंटिमेटिक से हट जाते हैं एक बार, तो उसको दोबारा नहीं लिखते हैं अगली टेबल में। तो ये ध्यान रखना आर्टिफिशियल में। तो यहाँ पे मैं इसको 1 बना रहा हूं, तो 3 से डिवाइड कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि 2/3, ये 5/3, 0 -1/3, 0 1/3, ये लिखना नहीं है लास्ट वाला, ठीक है। अभी क्या करूंगा, 4 को 0 बनाना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाओ और ऊपर वाले में से घटा दो। तो 4 में से 1 गया 0, -1 से 0 गया -1, 0 में से -4/3 गया 4/3, 1 में से 0 गया 1, और 1 में से ये रहा 8/3 गया, 1 में से 8/3 गया, कितना बचेगा, -1 में से 8/3 गया -5/3, और यानी कि 20/3, 7 में से 20/3 गया, कितना बचेगा, 7 या 21 से 1/3। देख लेता हूँ यही क्या, हाँ सही लिखा है, ठीक है। तो हमारी टेबल बन गई है। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 5 तो ऑलरेडी था, ये तो गया नहीं। अल्फा 6 किस गया, क्या आया था हमारा, अल्फा 2 आया था। ये तो हमारा था x5 और ये हमारा x2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू अल्फा 5 के करस्पॉन्डिंग -m, और अल्फा 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 12, यानी कि -12। ओके, अब फिर हम zj माइनस cj की बात करेंगे। zj माइनस cj,
तो जेड जे माइनस सी जे क्या आएगा, तो इसके लिए करेंगे तो -24/3 या फिर 4 दूनी 8, ये आ गया -8 और ये आ गया आपका -5/3m और फिर 6 घटाना है, तो यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ -8 माइनस और माइनस प्लस m 5m/3 और फिर प्लस 6, यानी कि -2 प्लस 5/3m आ गया, तो -2 प्लस 5/3m आ गया। और इसके लिए -12 0 प्लस m, यह आ गया आपका 4 और 4 माइनस 4m/3 और ये माइनस और माइनस m 0, ठीक है ना। फिर यहाँ देखो जो मोस्ट नेगेटिव है वो ये वाला नंबर है, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू बढ़ने पे ये वाला कम हो जाएगा और ये नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू बढ़ने पे, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे इसमें कोई पॉजिटिव होता जाएगा, ये वाला मोस्ट नेगेटिव होता जाएगा। तो हमारे पास इंटरिंग वेक्टर कौन सा है अब की बार, 4 है ये, ठीक है, अल्फा 4 है। तो मिनिमम रेशियो निकालेंगे, तो यहां से तो आ गया 1/3 में से 4/3 का डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, और यहां से क्या आएगा, नेगेटिव है तो इसका निकालना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव का अभी भी, अगर इनमें से कोई भी नेगेटिव है तो इनका हमें मिनिमम रेशियो निकालते हैं, ओनली पॉजिटिव वाले का निकालते हैं। तो डायरेक्टली हमारे पास ये मिल गया की एलिमेंट, तो की एलिमेंट हो गया हमारे पास 4/3। इसको हमें 1 बनाना है और इसको हमें 0 बनाना है, ये हमारा नेक्स्ट गोल है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से टेबल लिख रहा हूँ, आप बना लेना, क्या इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ। तो ये हमारी टेबल आएगी, और देखो जा कौन सा रहा है, अब की बार ये जा रहा है, ठीक है, तो इसको हमें, ये तो आर्टिफिशियल था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को आप यहाँ से हटा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास जो नई टेबल बन के आएगी वो आएगी 1/4 7/4 -5/4 1/4 0 1 -3/4 -1/4 1 0। तो इसमें आ गया हमारे पास अल्फा 4 अल्फा 2, यानी कि x4 और x2, x4 हमारा 0, x2 हमारा -12। अब हम z माइनस सी जे निकालेंगे। देखो इसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये घटाएंगे -6, तो 6 - 3 यानी कि 3 आ गया, और -12 0 आ गया, ये आ गया आपका 3, ये आ गया 3 आ गया, और ये फिर 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम में, ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम का सिंप्लेक्स की लास्ट क्या है, टेबल है। तो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम की लास्ट सिंप्लेक्स टेबल है, जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है। क्या x1, तो हमें हमारे पास क्या x2 है, x2 इज इक्वल टू क्या है, x2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7/4, और x1 हमारे पास इसमें है नहीं, 0 है। x4 की वैल्यू आई है, x4 की वैल्यू हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो स्लैक वेरिएबल था, सॉरी सरप्लस वेरिएबल था, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमारे पास जो वेरिएबल थे x1 और x2, इनकी वैल्यू चाहिए। तो x1 की वैल्यू आ गई 0 और x2 की वैल्यू आ गई 7/4, ठीक है।
तो ये हमारी सिंप्लेक्स की लास्ट टेबल है। अब ड्यूल और सिंप्लेक्स में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ड्यूल को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा W1 सॉल्यूशन आएगा और ये हमारा W2 सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा हमारी। तो यानी कि यहाँ से आप स्टेटमेंट लिख लो कि जो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है, जब उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करेंगे और उसकी जो लास्ट ऑप्टिमल टेबल आएगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने वाली, तो उसके अंदर जो Zj माइनस Cj के कोफिशिएंट है करस्पॉन्डिंग टू सरप्लस आइदर स्लैक वेरिएबल, ध्यान रखना स्लैक वेरिएबल और सरप्लस, इन दोनों में से जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो हमारे ड्यूल प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे W1 = 3 और W2 = 0 हमारा ड्यूल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। तो अब मैं सोल्व करूंगा ड्यूल को, इसकी ड्यूल प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करूंगा और देखते हैं कि हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है या नहीं आता। और जो ड्यूल प्रॉब्लम सोल्व करूंगा उसके अंदर जो स्लैक वेरिएबल और जो सरप्लस वेरिएबल है उसके Zj माइनस Cj के करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या ये वैल्यूज आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि ड्यूल की प्राइमल की ड्यूल वो सेम होती है ना, ड्यूल की ड्यूल निकालेंगे तो वो प्राइमल हो जाती है, ये वाला आना चाहिए। तो अब देखो मैं कर रहा हूँ ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व। तो पहले तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, ड्यूल प्रॉब्लम होगी मिनिमाइज है तो मैक्स Zd = ये ट्रांसपोज ये लाओ ऊपर 7 W1 + 5 W2 और इसका ट्रांसपोज कर दो इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले 1 और 4 W1 W1 और फिर +2 W2 +3 W2, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन इक्वल टू, ऊपर वाला वेरिएबल आएगा 6 और ऊपर वाला आएगा 12, सी का ट्रांसपोज, ठीक है। जहां पे W1 W2 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, तो अब हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो मैक्स तो हमें गिवन है, जस्ट हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया W3 ऐड कर दिया, तो ये इक्वल हो गया किसके, क्या था यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे मैंने W4 ऐड कर दिया और ये इक्वल हो गया 12। तो अभी हम इसकी सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो सिंप्लेक्स टेबल के लिए C B Y1 Y2 Y3 Y4, B की वैल्यूज क्या क्या है, B की वैल्यूज हमारे पास 6 और 12 और ये है 1 2 1 0 4 3 0 1। ये हमारे पास जो XB में है वो क्या आ गया, सॉरी B में आ गया α3 α4 X3 X4 और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेरिएबल है वो 7 5 0 0, ये है 0 0 CB। अब हम निकालेंगे Zj माइनस Cj। तो Zj माइनस Cj क्या होगा इसका, Zj माइनस Cj तो वो हो गया 0 0 -7 0 0 -5, ये 0 ये 0, तो मोस्ट नेगेटिव ये वाला है।
तो इसका हम मिनिमम रेशियो लेंगे। तो मिनिमम रेशियो यहाँ से आ गया 6/1 यानी कि 6, 12/4 यानी कि 3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, की एलिमेंट बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे की एलिमेंट को और हमारी टेबल लिखेंगे। ऊपर वाले को 0, इसको 1 बनाएंगे। तो देखिए 7 5 0 0, इसको 1 बनाएंगे तो इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे। 3 1, 3/4 0, 1/4। इसमें से ये वाली घटा देंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। 0 2 में से ये घटाएंगे तो 8 में से 3 गए 5/4, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1/4 गया 1 - 1/4, और 6 में से 3 गए 3। और अब की बार अल्फा 3 एज इट इज। अल्फा 4 में क्या आ गया, अल्फा 1 आ गया, यानी कि x3 या फिर w था यहाँ पे वेरिएबल, w3 w1 आ गया, ये w था, w3 w4, और इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास 0 और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 7 वैल्यू है। अब हम निकालेंगे zj माइनस cj। तो zj - cj निकालो। तो पहले के लिए क्या आएगा, 7 - 7 0, 21/4 और -5 यानी कि 21/4 - 5, तो 20, 1/4 आ गया, और 0 और 7/4, तो 7/4 आ गया, यानी कि zj - cj हमारे पास क्या आ गई, ऑल पॉजिटिव। तो हमारी ये क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी, यानी कि जो अल्फा 1 = 3 और अल्फा 2 नहीं है यहाँ पे, हमें तो सिर्फ w चाहिए, w1 = 3 और w2 यहाँ पे है नहीं, यानी कि 0, यानी कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, w1 = 3 और w2 = 0 इज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। देखो हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम थी वो भी क्या बोल रही थी कि w1 = 3 आएगा, w2 = 0 आएगा। वही हमारी सिंप्लेक्स मेथड से ड्यूल प्रॉब्लम को जब सोल्व किया तो ड्यूल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आया, 3 और 0 आया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे थे, जो मैंने थ्योरी लिखवाई थी, एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि जो लास्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, लास्ट ऑप्टिमल टेबल आएगी, उसके अंदर जो स्लैक और जो सरप्लस वेरिएबल जो भी है उनमें जो zj - cj है वो क्या होगी, जो हमारी दूसरी ड्यूल है उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसकी ड्यूल क्या होगी, प्राइमल होगी। प्राइमल का सॉल्यूशन क्या था, x1 = 0, x2 = 7/4। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, x1 और ये क्या है, x2। तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू क्या आ गई, 7/4, 7/4 आ गई। तो x1 = 0, x2 = 7/4। ये सिर्फ तभी चेक करोगे जब हमारी ऑप्टिमल टेबल आ जाए, लास्ट वाली टेबल, जब zj - cj सारे पॉजिटिव हो। तो ये था हमारा एक सिंप्लेक्स के ऊपर एग्जाम्पल। तो इसमें ये रिलेशन होता है ड्यूल और मेन प्राइमल प्रॉब्लम में कि इस लास्ट टेबल से हम उसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, दोनों प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट इसके ऊपर अच्छे एग्जाम्पल करवाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।